वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 281 टू क्वेश्चन नंबर 300 तक हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और बाकी के हमने 280 क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में देख लिया है, तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 281 है, हु वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट लेटर वॉन नोबेल प्राइज इन 1930। वो कौन है जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे वर्क किया और इसके बाद उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर CV रमन, S रामानुजन, बीरबल साहनी, JC बोस। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए CV रमन। CV रमन की एक स्पेक्ट्रम भी हम पढ़ते हैं, रमन स्पेक्ट्रम, और या फिर कुछ स्टूडेंट उसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही वर्क किया था CV रमन ने, और उस जिस पे उन्होंने वर्क किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, उन्होंने एक नया स्पेक्ट्रम दिया जिसे हम जानते हैं रमन स्पेक्ट्रम के नाम से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 282 की। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन एस्टैब्लिश इन, ISCA की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी आपको ये बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, 1904, 1914, 1909, 1942। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1914। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 282 और लास्ट ईयर भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 283 पर आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 टू 1918 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 284 है, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 was drafted and piloted through parliament by whom। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन को बनाया और फिर पेश किया हमारे पार्लियामेंट में। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी CV रमन, डी इंदिरा गांधी। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। एक और चीज़ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और एक और चीज़, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 284 की, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हेन साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा 1958। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 285 की। टू फ्रेम अ हाइपोथेसिस वी में यूज, एक हाइपोथेसिस को गढ़ने में हम किस टाइप के लॉजिक्स का यूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ए इंडक्टिव लॉजिक एंड बी इज डिडक्टिव लॉजिक, सी बोथ एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ। दोनों ही लॉजिक का यूज किया जा सकता है हाइपोथेसिस को फ्रेम करने में, इंडक्टिव लॉजिक का भी और डिडक्टिव लॉजिक का भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 286 की बात करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ऑडोमीटर, बी एमीटर, सी साइनोमीटर एंड डी इज बैरोमीटर। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बैरोमीटर का जो इन्वेंशन है वो टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। कुछ बच्चे इन्हें टॉरिसेली के नाम से भी जानते हैं, इनके नाम की स्पेलिंग होती है TORICELLI, टॉरिसेली या फिर टॉरिचेली, आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 287 की। ये है नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज का नेचर कैसा होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ए डायनेमिक, बी ऑन गोइंग, नेवर कंप्लीट, सी सेल्फ करेक्टिंग एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा 287 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब देख लेते हैं किस तरीके से, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो डायनेमिक होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता।
ऑन गोइंग प्रोसेस है नॉलेज, आपको सभी को पता है जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो ऑन गोइंग होता है, चलता रहता है, उसमें नई चीज़ें जुड़ती हैं, नए थ्योरीज आती हैं, नई हाइपोथेसिस जुड़ते जाते हैं, ठीक है। और ये कभी कंप्लीट भी नहीं हो सकता है साइंटिफिक नॉलेज, सेल्फ करेक्टिंग भी है, खुद को करेक्ट भी करता है। जिस तरीके से जो हाइपोथेसिस होते हैं, हाँ, उसके ऊपर फिर कोई उसको प्रूफ करता है, उसके रिजल्ट्स को फिर कोई और रीचेक करता है, फिर उसको प्रूफ करता है, यानी कि सेल्फ करेक्शन जो है साइंटिफिक नॉलेज का वो चलता रहता है। ये जो प्रोसेस है ओपन टू चेंज होता है, सो साइंटिफिक नॉलेज का प्रोसेस है ये, नॉट डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक का मतलब वो होता है जो कि जिद्दी हो, जो टिका रहे अपनी जगह पर, मतलब हिले नहीं। तो ये उस टाइप का नॉलेज जो साइंटिफिक नॉलेज का नेचर है ये नॉट डॉगमेटिक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कई बार ये भी कहा जा सकता है कि साइंटिफिक नॉलेज का नेचर क्या है, आपको 2-3 ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको सारे नॉलेज उसके पता होने चाहिए। अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन है तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 4 चीज़ें दिख रही हैं, 2 चीज़ें मैंने और बता दिया है, ओपन टू चेंज एंड नॉट डॉगमेटिक। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 288 की तरफ। ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था। आपकी स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं और हम डायरेक्ट आंसर पे स्ट्राइक करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 टू 45। अच्छा 1945 का एक वाक्य है जापान से जुड़ा हुआ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 6 अगस्त 1945 को यूएस अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब से अटैक कर दिया था जापान पे, और जापान के हिरोशिमा नाम की सिटी पर सबसे पहले अटैक किया गया था और इसके बाद नागासाकी नाम की सिटीज़ पर अटैक किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की किन 2 सिटीज़ पे अटैक किया गया था एटॉमिक वेपन से। तो उसके लिए आंसर हो जाएगा एक नागासाकी, दूसरा हिरोशिमा। सबसे पहले हिरोशिमा पे, उसके बाद नागासाकी पर। आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 289 की। ये है साइंटिफिक नॉलेज इज। साइंटिफिक नॉलेज क्या कैसा होता है ये अब आपको बताना है। अब पीछे हम नेचर की बात कर रहे थे, अब हम साइंटिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके नेचर की बात यहाँ पर अब हम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे वो आपको दिख रहे हैं। ए ऑब्जेक्टिव, बी रिपीटेबल, सी वेरीफिएबल एंड डी इज बी एंड सी बोथ। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर हम उसके रिजल्ट की बात करें तो उसका जो रिजल्ट होता है वो रिपीटेबल भी होता है और वेरीफिएबल भी होता है। आप सभी को पता है कि जो साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, उसके जो नॉलेजेस होते हैं उनको बार बार हम रिपीट भी कर सकते हैं, प्लस उनको बार बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं और वो लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो इस चीज़ से वो जानते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो रिपीटेबल होता है और हम उसे बार बार वेरीफाई करते हैं डिफरेंट तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 290 पर आ जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित ये क्वेश्चन है और कई बार मैंने अपने वीडियोस में आपको बता दिया है, फिर भी ये क्वेश्चन आपके सामने है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन ड्यू टू लीकेज ऑफ, किस कारण से हुआ था ये अब आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी यूरेनियम, सी मरकरी एंड डी इज ड्राई आइस। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण दिसंबर में 1984 और जो मंथ था वो था दिसंबर, और इस वक्त भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। आगे बात करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 291 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रिंटिंग विथ मूवेबल मेटल टाइप्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। यहाँ पर इन्वेंशन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मूवेबल मेटल टाइप से सबसे पहले कहाँ पर प्रिंटिंग यूज़ की गई थी। आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिख रहे हैं। ए चाइनीज़, बी डच, सी कोरियन, डी पोर्टुगीज़। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोरियन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 292 की। ये है डैश प्रोवाइड्स ऑक्सीजन नीडेड फॉर एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर के एक्सप्लोजन के लिए ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से सप्लाई की जाती है, कौन सप्लाई करता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए एयर, बी वाटर, सी बेंजीन एंड डी इज नाइटर। ओके, ये नाइट्रोजन नहीं, ये नाइटर है। और जो
सोर्स है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है गन पाउडर के एक्सप्लोजन के लिए, वो नाइटर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आप एयर की सप्लाई भी कट कर देते हो ना, तो भी गन पाउडर के अंदर एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि उसका जो सोर्स है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का, वो आपका एयर नहीं बल्कि नाइटर है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, गन पाउडर हैज़ ग्रेटेस्ट इफेक्ट। गन पाउडर का इफेक्ट रहा है कहाँ कहाँ, अभी आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए पॉलिटिकली, बी साइंटिफिकली, एंड डी इज इकोनॉमिकली, एंड सी इज इकोनॉमिकली, एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। पॉलिटिकली, साइंटिफिकली एंड इकोनॉमिकली, तीनों तरीके से ही गन पाउडर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहा है। आगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 294 की। क्वेश्चन नंबर 294, विच एम्परर throws printed book saying that it was ugly as compared to beautiful calligraphy। ऐसे वो कौन से सम्राट हैं, कौन से राजा हैं जिन्होंने प्रिंटेड बुक जब पहली बार उनके हाथों में आई तो उन्होंने फेंक दिया ये कह के कि ये बुक अगली है, सुंदर नहीं है, एज़ कम्पेयर टू देयर ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है, अभी इसी वीडियो में एक टॉप क्वेश्चन आने वाला है, उससे जान लेंगे। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जब जहांगीर के हाथ में पहली बार प्रिंटेड बुक आई थी तो उन्होंने फेंक दी थी उसे, ये कह के कि ये हमारी कैलीग्राफी जो हाथों से लिखी हुई सुंदर पुस्तक होती है उसके कंपैरिजन में बहुत ही अगली है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि नहीं, ये जो प्रिंटेड बुक है ये सस्ती है और ये इससे हमारे जो आम जन हैं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसके बाद उन्होंने प्रिंटेड बुक को भी अलाउ कर दिया था अपने साम्राज्य में। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 295 की। क्वेश्चन है हु डिस्कवर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है अपने वीडियोस में। चलिए आपसे ही इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी लुइस पास्चर, सी कोलम, एंड डी इज जॉन डाल्टन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 296 है हु इज राइटर ऑफ बुक साइंस इन हिस्ट्री। साइंस इन हिस्ट्री बुक के राइटर कौन हैं ये आपको बताना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है जेडी बर्नर। आगे क्वेश्चन है 297 की और ये वो क्वेश्चन है जिसके कारण ही बैरोमीटर की आविष्कार हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरिसेली की हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि टॉरिसेली की हाइपोथेसिस क्या है। आपके पास ऑप्शंस है, ए मर्करी डिड नॉट राइज अबाउट 30 इंचेस। ऑप्शन बी है द राइज ऑफ वाटर इन अ पंप ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ। ये दोनों ही हाइपोथेसिस थी टॉरिसेली की कि जो मरकरी है वो लगभग 30 इंचेस तक ऊपर नहीं उठता है। और सेकंड उनकी ये थी कि जो वाटर राइज होता है पंप से वो होता है प्रेशर एक्सर्ट करने के, जब एयर से जो प्रेशर एक्सर्ट होती है पंप के ऊपर उससे जो पानी है वो ऊपर की तरफ राइज होता है। ये दोनों ही हाइपोथेसिस थी टॉरिसेली की। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 298 की। यहाँ पर यह है कि हु प्रूव्स टॉरिसेलीज हाइपोथेसिस। टॉरिसेली की हाइपोथेसिस को किसने प्रूव किया। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पास्कल, एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल। पास्कल ने टॉरिसेली की हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। एक मरकरी को, थोड़ी सी मरकरी को ले जाके एक माउंटेन पे वो लेकर के गए थे और जहाँ से उन्हें ये पता लगा था कि जो टॉरिसेली की हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। और इसके बाद बैरोमीटर का निर्माण हुआ, इन्वेंशन हुआ। और आपको पता है कि बैरोमीटर के जनक या फिर इन्वेंटर जो है वो टॉरिसेली कहे जाते हैं। आगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 299 की, जिसका जिक्र हम पीछे कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 294 के अंदर। आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एलिगेंट हैंड राइटिंग। बहुत ही सुंदर हस्त सुलेख, जो हाथ से बहुत ही अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं, उस आर्ट को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए कैलीग्राफी, बी कार्टोग्राफी, सी एल्केमी, एंड डी इज चॉल्क। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैलीग्राफी। कैलीग्राफी तो आपको पता लग गई कि एलिगेंट हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करने के आर्ट को कैलीग्राफी कहा जाता है। लेकिन कार्टोग्राफी फिर क्या होती है। कार्टोग्राफी होती है साइंस और आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स।
मैप बनाने की जो साइंस कहें या आर्ट कहें आप, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप वीडियो की भावनाओं में ना बहते हुए वीडियो को लाइक जरूर किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 300 है, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने है। इसके लिए आंसर है आपके पास ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त, सी विष्णुगुप्त एंड डी इज नॉन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो विष्णुगुप्त हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए कि विष्णुगुप्त को ही हम कौटिल्य एंड देन चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर चाणक्य के 3 नाम हो चुके हैं, एक विष्णुगुप्त, दूसरा कौटिल्य और तीसरा चाणक्य। तो जब भी अर्थशास्त्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आए और इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो, विष्णुगुप्त हो चाहे कौटिल्य हो चाहे चाणक्य हो, वही उसका सही उत्तर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 301 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर हम बहुत सारे मॉडल्स की बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।